Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor and welcome to Admin Nation. तो अभी तक हमने पढ़ लिया मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, देन विल्सोनियन विजन. आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें बेसिकली हम बात करेंगे अबाउट एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन क्या है, कैसे हुआ, क्या क्या सब चीज़ें इसके अंदर थी. देन 6 ओवरलैपिंग पैराडाइम्स, कि क्यों हम इसे ओवरलैपिंग कहते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, और कौन कौन से पैराडाइम्स थे. बेसिकली हम निकोलस हेनरी द्वारा दिए गए पैराडाइम्स की इसमें बात करेंगे. थर्ड एंड करंट स्टेटस, कि आज के टाइम पे इवोल्यूशन का स्टेटस क्या है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आई एम सॉरी फॉर दैट. हाँ, तो इवोल्यूशन में हम बात करते हैं. सबसे पहले देखिए 1887 में हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, मतलब नींव रखी जा चुकी थी, शुरुआत तो बाद में ही होती है. स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय विल्सन, ऐसे लिखते हैं ना अपना, उसके साथ हमारे सब्जेक्ट की नींव रखी जाती है. 2025 आज के टाइम पे इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज आई, पैटर्न्स बदले, थ्योरीज बदली, लोगों के सोचने का तरीका बदला, तो वो उसी पैटर्न चेंज को पैराडाइम्स कह दिया जाता है. पैराडाइम्स, और यही पैराडाइम्स ओवरलैपिंग है. ओवरलैपिंग क्यों है? फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझिए कि अराउंड 1887 या 1900s से शुरुआत होती है. यहाँ पे बात हो रही थी, विल्सन के द्वारा बात की गई एसे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की. वो बात अराउंड 1927 तक चली. 1927 तक वो बात चल रही थी, पर उसी से पहले बात शुरू हो गई थी कि इसकी ड्रॉबैक्स और इन सब के बारे में, और एक नए पैराडाइम्स की शुरुआत हो गई, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी बिल्डिंग्स, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थ्योरीज होनी चाहिए. तो ये कहीं ना कहीं इस एरिया में ओवरलैप हो रही थी चीज़ें, तो इसीलिए इन पैराडाइम्स को ओवरलैपिंग कह दिया जाता है. कि पिछले पैराडाइम्स के कम्प्लीटली एंड होने से पहले, जो रनिंग पैराडाइम्स हमारा चल रहा है अभी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, इसके कंप्लीट होने से पहले ही नेक्स्ट पैराडाइम यानी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात शुरू हो गई थी. इसीलिए इन पैराडाइम्स को ओवरलैपिंग पैराडाइम्स कहा जाता है. इन पे बातें, इस पे एक्सपेरिमेंट, इस पे रिसर्च, ये सब चीज़ें शुरू कर दी जा चुकी थी. अब ये देख लेते हैं हमारे पैराडाइम्स हैं कौन कौन से. पहला पैराडाइम्स आता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी. देन सेकंड साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. थर्ड एरा ऑफ क्राइसिस. फोर्थ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. फिफ्थ पब्लिक पॉलिसी. और सिक्स्थ गवर्नेंस. ये पैराडाइम बस निकोलस हेनरी ने दिया है, इसलिए मुझे निकोलस हेनरी ठीक लगते हैं. बाकी किसी भी थिंकर को देख लीजिए, वो सिर्फ इन 5 पैराडाइम पे बातें करके रुक गया. चाहे इंडियन थिंकर हो, चाहे फॉरेनर थिंकर हो, चाहे फाड़िया हो, चाहे भट्टाचार्य हो, या कोई और हो. यार तुम कमाल की बात कर रहे हो. अब इनका पीरियड देखिएगा, पीरियड क्या है. ये 1990s में शुरू होता है, 1900s में शुरू होता है, तो 1926 तक इसकी बात होती है. साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में शुरू होता है, तो 1937. हमने एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन जरूर बना दिया है, पर ये बिल्कुल यहीं से शुरू, ये ऐसा नहीं है कि 1927 में एकदम शुरू हो गया. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की बात 1926 में एकदम खत्म हो गई, और 1927 में एकदम से साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गया. चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं. वही मैंने बताया था ना, यही ओवरलैपिंग फिनोमिना इसके अंदर चल रहा है, कि ये 1920s में ही बातें शुरू हो चुकी थी इसके ऊपर. पर एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ डिफरेंस बनाने के लिए, ताकि स्टडीज़ में हम आसानी से पढ़ सकें, एक रिसर्च पेपर आसानी से एक डेट से शुरू हो सकें, इसीलिए एक स्ट्रिक्ट लाइन बना दी गई है कि अच्छा इसको ऐसे यहाँ तक 1926 तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, और 1927 से साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ बुक्स में हो सकता है ये 1925 पे मिले, कुछ बुक्स में 1927 भी हो सकता है, ये 1928 से हो सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इसीलिए वो डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट डेट्स रखते हैं इसके लिए.
Then era of crisis 1938 to 1948. Then crisis of identity 1950s to 1970s. Then public policies 1970s to 1990s. Then governance paradigm from 1990s to till now, आज तक, यानी 2025. अब मैंने जो बताया था ना, कमाल की बात है, वो कमाल की बात ये है कि 1990s जो बाकी सब थिंकर हैं जो इन सिर्फ 5 पैराडाइम से बात कर रहे हैं, उनको कोई ये बताने वाला हो कि 1990s के बाद क्या कोई पैराडाइम शिफ्ट ही नहीं हुआ ग्लोबल लेवल पे, सभी 1990s में रुक जाते हैं. मुझे निकोलस हेनरी इसलिए ठीक लगते हैं क्योंकि वो 1990s से आज के बाद भी गवर्नेंस को भी एक पैराडाइम रखते हैं. यही शिफ्ट चेंज हुआ था. और कमाल की बात है 1990 से 2025 बीच में और कोई पैराडाइम नहीं आया. निकोलस हेनरी ने एटलीस्ट एक पैराडाइम तो दिया. उसके बाद किसी स्कॉलर ने, चाहे वो फाड़िया हो, चाहे वो भट्टाचार्य हो, चाहे कोई भी DU के कोई भी स्कॉलर, इसके बाद कोई पैराडाइम ही नहीं लेके आए कि उसके बाद पैराडाइम ही आने बंद हो गए. इसीलिए अजीब लगते हैं यार. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर खुद ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात नहीं करना चाहते, बाकी लोगों से तो उम्मीद ही क्या करेंगे. पर ठीक है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है. तो गवर्नेंस पैराडाइम आ जाता है, उसके बाद ही चीज़ें, अभी तक सिर्फ गवर्नेंस पैराडाइम पे चल रही है ना. इसके बाद गवर्नेंस कोई पैराडाइम आया ना, NPM कोई पैराडाइम बताता है, कोई शिफ्टिंग कुछ भी नहीं. शायद जो नेक्स्ट मीनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस हो रही है MBC4, उसमें शायद गवर्नेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस या ऐसा कुछ नेक्स्ट पैराडाइम मुझे लगता है आना चाहिए. बाकी स्कॉलर्स क्या सोचते हैं वो तो वही बता सकते हैं. बाकी मुझे लगता है कि हाँ, MBC4 में कोई नया पैराडाइम शायद स्कॉलर्स लेके आएंगे. 28 में हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली एक नया पैराडाइम देखने को मिल सकता है हमें. अभी तक मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो क्या बता सकता हूँ, पर जितना मुझे लगता है कि होना चाहिए. वही बात है, दिल बहलाने को गालिब. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है. सो अब इन्हीं पैराडाइम्स को इन डेप्थ पढ़ते हैं एवोल्यूशन में. तो इसके शुरू होने से पहले एक छोटी सी बात, प्री पैराडाइम, कि पैराडाइम्स आने से पहले, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का पैराडाइम आने से पहले बातें क्या चल रही थी 1990 से पहले. तो विल्सन अपना ऐसे लिख देते हैं, वुड्रो विल्सन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887. देन इसी ऐसे से इन्फ्लुएंस होके फ्रैंक गुडनाउ, US के हमारे एक स्कॉलर थे, इन्हें ही फादर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है. फादर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो इन्होंने इन्हीं से, वुड्रो विल्सन से इन्फ्लुएंस होके एक बुक लिख देते हैं इन 1990, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इसी से हमारे फर्स्ट पैराडाइम की शुरुआत होती है. इसमें ये बताते हैं बेसिकली कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में रिलेशन क्या है, और इसी में ये वुड्रो विल्सन के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को सपोर्ट करते हैं. तो अब हम आ जाते हैं अपने पैराडाइम 1 पे. क्या था, याद है किसी को? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी. इसको याद कर लेना, इसी ऑर्डर में. ये चीज़ शुरू होती है हमारी 1990s. मैं बार बार 1990s लिख देता हूँ, ये 1900 है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं टू 1926, जब LD वाइट अपनी एक बुक लेके आते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये फर्स्ट बुक थी जो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख के बनाई गई थी. स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी. पहली बार कोई बुक आ रही थी. कब? 1926 में. 26 साल लग गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बातें शुरू हुए. 26 भी क्यों, 1887 में शुरू कर देते हैं. 26 ये और 13 वो, 39 ईयर्स है ना. 39 ईयर्स के बाद एक बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे. स्कॉलर्स इतना बाद में कुछ लेके आते हैं. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी 1900s में शुरुआत होती है जब F. गुडनाउ अपनी बुक लिखते हैं, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन.
यहाँ से पैराडाइम 1 की शुरुआत होती है और यहाँ पे जाके पैराडाइम 1 एंड हो जाता है, क्योंकि अब इसके बाद थ्योरीज पे बात होनी शुरू होगी। तो इसमें पर इस पैराडाइम की खासियत ये थी कि इसमें बात शुरू हो चुकी थी कि एक सेपरेट सब्जेक्ट की डिमांड है। जो अभी तक सेपरेट सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझा नहीं जा रहा था ना, क्योंकि फ्रैंक गुडनाउ पहली बार अपनी बुक लेके आ चुके थे, इसीलिए एक सब्जेक्ट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि क्या उस पर कोई बुक पढ़ाई जा रही है या नहीं पढ़ाई जा रही। 1887 से 1900 तक कोई बुक नहीं थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो इसीलिए उस एज अ सब्जेक्ट उसे कोई लेजिटिमेसी ही नहीं थी। फ्रैंक गुडनाउ पहली बार एक बुक लेके आते हैं, नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली वो रिलेशन बताते हैं और इसी बुक ने इस अकेडमिक को एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर दी। इसीलिए पैराडाइम 1 यहाँ से शुरू होता है, ये एक मेजर शिफ्ट आता है। देन 1926 में एल डी वाइट ले आते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बुक जो सिर्फ स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख के बनाई गई थी। तो ये पहले पैराडाइम में बात होती है। ठीक है, समझ आ गई। अब बात करते हैं पैराडाइम सेकंड के बारे में। सेकंड पैराडाइम क्या था, याद है? हाँ, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब साइंस बोलने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उससे पहले ये तो देख लो कि शुरुआत कहाँ से हो रही थी। 1927 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, PRINCIPLS, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विलोबाई एक थ्योरीज देते हैं अपनी प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसीलिए इसको साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पैराडाइम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल्स पे बात होनी शुरू हो गई थी। बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरीज। जब थ्योरी जनरलाइज्ड हो जाती है ना, उन्हीं को प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इन्हीं थ्योरीज, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी डिस्कस होनी शुरू हो चुकी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरीज आनी शुरू हो चुकी थी। अब आप पूछेंगे सर कौन कौन सी थ्योरीज, मैं बताता हूँ ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये देते हैं हमारे टेलर साहब। देन आ जाती है क्लासिकल थ्योरीज, फेयोल के द्वारा। देन आइडियल ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर। तो इन थ्योरीज पे बात होनी शुरू हो जाती है। अब जहां थ्योरीज आ गई वहां उसको साइंटिफिक एक लेजिटिमेसी मिल गई। तो सेकंड पैराडाइम में ये शिफ्ट आता है। क्यों साइंटिफिक हुई? क्योंकि सब्जेक्ट में थ्योरीज आ गई। पहले सब्जेक्ट में थ्योरीज नहीं थी कहीं भी, पैराडाइम 1 के टाइम पे कोई थ्योरीज नहीं है सब्जेक्ट में थ्योरी आई है ड्यूरिंग सेकंड पैराडाइम, इसीलिए इसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। और यही एंड होता है 1937 में विद पेपर ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट, पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये लेके आते हैं हमारे गुलिक और रुडविक। अब ड्यूरिंग दिस पैराडाइम प्रिंसिपल बिल्डिंग्स की बात शुरू हो गई थी। प्रिंसिपल बिल्डिंग, इसी पैराडाइम के बाद वो डाइकोटोमी को तो सपोर्ट कर ही रहे थे, डाइकोटोमी सपोर्ट की जा रही थी इस पैराडाइम के टाइम पे। मैक्स वेबर अपना न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल भी दे चुके थे। न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, वो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आ चुका था। तो इससे पता लगता है कि डाइकोटोमी सपोर्ट हो रही थी, मतलब न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल मतलब उस पर पॉलिटिक्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जब ही तो न्यूट्रल होगी ना, जब उस पर ब्यूरोक्रेसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो यहाँ पता लगता है हमें चीज़ें डाइकोटोमी को सपोर्ट किया जा रहा था, डाइकोटोमी की बातें थी वहाँ पे। दूसरा कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कि हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाएंगे जो हर जगह एप्लीकेबल होंगे, और यूनिवर्सल और वो साइंटिफिक भी होंगे। ये नहीं है सिर्फ यूनिवर्सल ही है, साइंटिफिक भी है वो प्रिंसिपल। इसके बाद बात हो रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, नो सेपरेशन, दोनों सेम ही हैं।
एक ही चीज़ है। चाहे आप उन जो प्रिंसिपल्स आपने बनाए हैं वो चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगा लो चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको एक जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो तीसरी ये थी कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है। चौथा, और जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो एफिशिएंसी आ ही जाएगी। इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है, चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में यूज़ कर लो चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में यूज़ कर लो। तो ये 4 प्रिंसिपल्स आते हैं उस टाइम, 4 प्रिंसिपल, 4 पिलर्स थे सेकेंड पैराडाइम के। और यही पैराडाइम 3 में, PRADIGM पैराडाइम 3 में चैलेंज कर दिया जाता है इन्हीं 3 प्रिंसिपल को, इन्हीं 4 प्रिंसिपल को कैंसिल कर दिया जाता है। इसीलिए उसे एरा ऑफ क्राइसिस बोलते हैं कि जो अब तक पिलर्स दिए गए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ड्यूरिंग थर्ड पैराडाइम उन सब को क्वेश्चन कर दिया जाता है, रिजेक्ट, क्वेश्चन भी नहीं किया जाता, सीधा सीधा रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। जो डिफाइन कर रहे थे अभी तक 4 पिलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्हीं को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए उसे कहते हैं एरा ऑफ क्राइसिस, कि जो अभी तक बातें हुई हैं जिन पे इतना टाइम स्कॉलर्स ने लगा दिया है ड्यूरिंग 1937 साल, 1900 से चीज़ें शुरू हुई थी 1937 तक, जो जो बातें हुई, जो जो प्रिंसिपल्स दिए गए, जो जो बातें की गई, सब को रिजेक्ट कर दिया ड्यूरिंग थर्ड पैराडाइम। इसी टाइम क्योंकि ह्यूमन रिलेशन स्कूल थ्योरी, स्कूल कह लीजिए या थ्योरी कह लीजिए, और बिहेवियरल थ्योरी या बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेशन या बिहेवियरल स्कूल ये आ चुके थे। तो इन्होंने जो अर्लियर पैराडाइम्स थे या जो अर्लियर बातें की गई थी, थ्योरीज थी, उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें क्या कहा बेसिकली, रिजेक्ट करने के लिए रीजंस भी तो दिए गए कुछ, कि जो प्रिंसिपल्स है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात हो रही थी ना कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है और यही प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा नहीं, प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो इम्पोर्टेंट है। कैसे कि अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहाँ पे अगर वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, अगर उन्हीं का काम करने का मन नहीं है तो आप कोई भी प्रिंसिपल लगा लीजिए। अगर वहीं पे स्ट्राइक हो चुकी है तो कोई भी प्रिंसिपल लगा लीजिए, वहाँ पे एफिशिएंसी आएगी ही नहीं। जब तक वहाँ का ह्यूमन बिहेवियर है, जो वहाँ पे जो वर्कर्स कर रहे हैं, उनका काम करने का दिल नहीं है, आपकी एजेंसी में उनका काम करने की इच्छा नहीं होती, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, तब तक प्रिंसिपल कितने भी अच्छे हों वहाँ पे एफिशिएंसी आएगी ही नहीं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा ना, जैसे बहुत सी कंपनीज होती हैं, जैसे आप किसी की बात कर लीजिए, डिलाइट की बात कर लीजिए या कोई भी ऐसी अच्छी कंपनीज है, तो उनमें पैकेज तो भले ही कम होता है बंदे का, पर ख्याल पूरा रखा जाता है। टैक्सी आएगी, घर से उठाएगी और घर पे वापस छोड़ेगी शाम को। दोपहर का लंच आपको ऑफिस में ही मिल जाएगा, कॉफ़ी मिलेगी, कॉफ़ी मशीन होगी, वेंडिंग मशीन होगी। तो क्या कर रहे हैं वो, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का, वहाँ पे जो काम कर रहा है उस वर्कर का ध्यान रख रहे हैं, जो कि पिछले 2 पैराडाइम में बातें नहीं हो रही थी। दूसरा जो उन्होंने क्वेश्चन किया, जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल नहीं है। पहले यहाँ पे बात हो रही थी ना पिछले पैराडाइम में, सेकंड पैराडाइम में, कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल और साइंटिफिक है। तो उन्होंने कह दिया कि ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं है, ये नॉर्म्स पे वेरी करते हैं, नॉर्मेटिव हैं, कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर वैल्यूज़ अप्लाई होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको डिफरेंट प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। और तीसरा, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, इसको रिजेक्ट कर दिया, सीधा सीधा रिजेक्ट, क्वेश्चन भी नहीं, रिजेक्ट ही कर दिया। और चौथा, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से डिफर करता है। इसी कारण जो पुराना जो आइडेंटिटी थी, जो एरा था, उसको सबको रिजेक्ट कर दिया गया। इसीलिए आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अचीव किया ना पिछले 4 डिकेड में, 37 सालों में टू बी प्रिसाइज, उस सब को ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल थ्योरीज ने रिजेक्ट कर दिया, सीधा सीधा रिजेक्ट, कि हम नहीं मानते, जाओ कराओ ऐसे। हाँ, तो यही सब चीज़ें हुई। इसीलिए नेक्स्ट पैराडाइम है वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की तरफ चला गया, क्योंकि थिंकर्स का कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो गया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसके बारे में इतनी बातें हो रही है, क्या वो सही में
डिफरेंट डिसिप्लिन है भी या नहीं, या सिर्फ हम ही सोच रहे हैं कि वो एक डिफरेंट डिसिप्लिन है, इसको कोई मान्यता भी है, क्योंकि सब चीज़ें तो पुरानी रिजेक्ट कर दी जा चुकी हैं। और इसी टाइम फिर इसके बाद आता है पैराडाइम 4 में बात होती है, क्योंकि पुराना सब रिजेक्ट हो चुका था, अब बात होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट साइंस है। अब कुछ थिंकर कह रहे थे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल साइंस है, कुछ कह रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट साइंस है। जो कह रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस है वो बेसिकली 2 बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। पहला डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बात करेंगे पूरा आगे चैप्टर ही है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे। दूसरा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे पूरा चैप्टर 7 कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। इन्हीं चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके वो कह रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस ही है। बेसिकली सीपीए का थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या है। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज़ पढ़ते हैं हम, कि 2 जगह के डिफरेंट कंट्रीज़ के या डिफरेंट रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें बेसिकली बात होती है, क्यों करते हैं हम ये, ताकि हम थ्योरीज टेस्ट कर सकें, कोई यूनिवर्सल पैटर्न है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें, या अपने एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ा सकें, इन सब की बात होती है। बाकी इसका पूरा चैप्टर है, तो जब वो करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी टाइम जो जेएम गोज हैं, एक थिंकर हैं जेएम गोज, वो कह देते हैं कि जो थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वही थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी है। तो देख रहे हैं, इसीलिए वो पॉलिटिकल साइंस से इतना इन्फ्लुएंस हो रहे थे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल साइंस ही है। दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मैनेजमेंट साइंस। कुछ लोगों ने इस बात पे रिस्ट्रेंट किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या बिजनेस मैनेजमेंट है। यही चीज़ जो पैराडाइम 3 ने रिजेक्ट कर दी थी, वो उसी बात को कह रहे थे, नहीं ये अलग अलग नहीं है। अभी भी वही बात चल रही थी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, और जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन ही है। इसी टाइम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के जर्नल भी पब्लिश होते हैं और कुछ केस स्टडीज़ भी आती हैं। इसीलिए कुछ थिंकर जो कह रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट साइंस है, कुछ थिंकर कह रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस है। तो डिफरेंट व्यूज़ हैं दोनों के। इस टाइम ये बातें हो रही थी। अब थिंकर्स कंफ्यूज है भाई, कि लोग कंफ्यूज हैं, थिंकर तो क्या कंफ्यूज है, थिंकर तो कंफ्यूज ही रहते हैं आपस में। लोग कंफ्यूज हैं कि इसको माना जाए या इसको माना जाए, किस थिंकर की बात मानी जाए। तो इसी सब को ठीक करने के लिए आता है पैराडाइम 5। पैराडाइम 5 दोनों बातों को नकार देता है, दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, ना वो पॉलिटिकल साइंस है ना वो मैनेजमेंट साइंस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, बात खत्म। जो दोनों बकवास कर रहे हैं इन पर कुछ नहीं देखना हमने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र से ही देखना है। ये इसलिए हुआ था कि इन दोनों से सेपरेशन चाहिए था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जो शुरू से बात हो रही थी कि यार क्यों हम पॉलिटिकल साइंस में जाए, क्यों हम मैनेजमेंट साइंस में जाए, हम खुद अपनी तरह बनेंगे, क्यों हम दूसरे की तरह बने। तो इसीलिए अब क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको पढ़ाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट भी चाहिए। तो अमेरिका में गठन होता है नासपा का, अराउंड 250 इंस्टीट्यूट्स बनते हैं। इसको फुल फॉर्म तो इसकी है नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैं लिख देता हूँ आपको, नेशनल असेसमेंट ऑफ स्कूल्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1970s में इनका गठन हो जाता है। अब क्योंकि एक डिफरेंट स्कूल मिल गया है, एक डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मिल गया है, तो एक वैलिडिटी बढ़ जाती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इसका 2013 में वैसे नाम भी चेंज हो गया है। 2013 में उन्होंने एक्रोनिम तो वही रखा है नासपा,
पर फुल फॉर्म बदल दी है। अब क्या कर दिया है 2013 में, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये नेटवर्क ऑफ स्कूल्स हो गया है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मेंबरशिप बढ़ चुकी है, इसीलिए अब इसे नेटवर्क ऑफ स्कूल्स बोल दिया है। क्योंकि काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके खुद के ब्रांचेस खुल चुके हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा मान्यता देनी शुरू कर दी गई है इसीलिए। और इसी टाइम पैराडाइम के 5 के टाइम NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बातें होती हैं। ये सब पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में, सब चीज़ें हैं कि NPM क्या है, NPA क्या है, CPA क्या है, ये सब बातें धीरे धीरे आती जाएंगी। तो ये अगर मैं अभी इन सब चीज़ों को बताने से लग जाऊँ ना, तो इसी का एक डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर खुल जाएगा, तो वही चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो अगर आप जुड़े रहेंगे, बाद में आप अगर चाहें तो, अगर मैंने जब तक पढ़ा दिया, अब इन फ्यूचर अगर कोई इसको देख रहा है तो वो सीधा जाके NPA भी सर्च कर सकता है, उसको आगे NPA भी डिफरेंट टॉपिक मिल जाएगा अगर उसको अभी पढ़ना है तो इसमें वही बात हो रही थी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट साइंस, बट आल्सो सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, लॉ, फिलोसफी एक्सेट्रा। सो it should be known as public administration and public administration, not be just political science और management science। सिंपल सी बात कि जब वो सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैनेजमेंट साइंस से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, लॉ, फिलोसफी, सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो क्यों भाई, क्यों हम उसे सिर्फ एक चीज़ की तरह जाने? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही बोलो ना, जब वो सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं इस टाइम इसका ओरिएंटेशन मल्टीफोकाई हो गया था, मल्टीफोकाई ओरिएंटेशन। ठीक है, ये था पैराडाइम 5 के बारे में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है पैराडाइम 6, जिसे निकोलस हेनरी सेपरेटली देते हैं, क्योंकि पहले, इससे पहले किसी ने बात नहीं की थी पैराडाइम 6 के बारे में। इसमें वो बेसिकली बात करते हैं गवर्नेंस पैराडाइम, गवर्नेंस पैराडाइम। बेसिकली यही गवर्नेंस पैराडाइम NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर आता है। न्यू, अब आप पूछेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, इसी पे भी डिफरेंट पूरा टॉपिक है। अगर अभी बता दिया तो पूरा एक डिफरेंट, मतलब ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा। बस अभी इतना जान लीजिए कि ये गवर्नेंस पैराडाइम इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हुआ। NPM से इन्फ्लुएंस हुआ, नियो राइट फिलोसफी से इन्फ्लुएंस हुआ, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से इन्फ्लुएंस हुआ, और गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके एक डिफरेंट पैराडाइम ऑल टुगेदर आ गया, जिसे हमने गवर्नेंस पैराडाइम बोला। अब हम पढ़ेंगे, जैसे जब आप NPM पढ़ेंगे तो कैसे न्यू राइट फिलोसफी ने, कैसे LPG और NPM दोनों अपना रूट न्यू राइट फिलोसफी से निकाल के लेके आते हैं। कैसे न्यू राइट फिलोसफी लीड करती है हमको फ्यूचर में LPG के लिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का रूट, या पब्लिक चॉइस अप्रोच, बेसिकली NCP नहीं, पब्लिक चॉइस अप्रोच, ये सब अपनी रूट इससे ड्राइव करती है, नियो राइट फिलोसफी से। ये नियो राइट फिलोसफी क्या है, ये सब धीरे धीरे बातें होती जाएंगी। अगर एक साथ ही आपको सब प्लेट में सर्व करके दे दिया ना, उसको पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये समझिए कि जो गवर्नेंस 6 है वो गवर्नेंस पैराडाइम है, पैराडाइम 6 गवर्नेंस पैराडाइम है, और ये NPM नियो राइट फिलोसफी, LPG, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इन सब से इन्फ्लुएंस होके आया है। अब इस पैराडाइम के कुछ कैरेक्टर्स भी हैं। क्या है? वो है ग्लोबलाइजेशन, कि वर्ल्ड ग्लोबल बन रहा था 1990s, याद है? इंडिया में भी, इंडिया को भी ग्लोबलाइजेशन की ओर LPG आ चुका था इंडिया में। देन डेवोल्यूशन, स्टेट की पावर कम हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी पावर शिफ्टिंग, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका था। देन रीडेफिनेशन, स्टेट रीडेफिनेशन हो रहा था, स्टेट की ब्लरिंग हो रही थी, श्रिंकिंग बट स्प्रेडिंग, ऐसे
मतलब मुश्किल मुश्किल भारी भारी टर्म इस टाइम यूज हो रहे थे। विदरिंग ऑफ स्टेट, फ्लैटरिंग ऑफ स्टेट, ब्लरिंग ऑफ स्टेट, श्रिंकिंग बट स्प्रेडिंग। ठीक है, अब यही है। विदरिंग क्या है? रोल बैक स्टेट, मिनिमाइज करना स्टेट को। फ्लैटरिंग क्या है? लेस हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ रेड टेपिज्म था और करप्शन और डिले, काम में डिले है, इन सब को ओवरकम करने के लिए फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब लेस हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन की बात होने लग गई। तो यही सब ड्यूरिंग गवर्नेंस पैराडाइम बातें हो रही थी कि कैसे स्टेट के रोल को कम किया जा सके। इसमें एक बात आती है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस, इस टाइम यही बातें हो रही थी कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए और गवर्नेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। गवर्नमेंट खुद कम काम करे और गवर्नेंस ज़्यादा करे, कंट्रोल कम रखे। गवर्नेंस सिर्फ जो गवर्नमेंट है ना, वो स्टीयरिंग का काम करनी चाहिए, बाकी काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगी। अब देखिए, जहाँ 1950s में बात हो रही थी वेलफेयर स्टेट के बारे में, स्टेट का रोल, स्टेट और पावरफुल था, वहीं 1990s जहाँ गवर्नेंस पैराडाइम आता है, वहाँ स्टेट का रोल रिड्यूस कर दिया जाता है। पीएसयू जो लोगों को सर्व करने के लिए बनाए गए थे, उनको खुद बेल आउट करने की जरूरत पड़ जाती है। पीएसयू खुद कर्जे में आ जाते हैं, उनसे खुद से काम नहीं होता। तो इसी टाइम ग्लोबलाइजेशन फिनोमिना आ जाता है। इसमें क्या बात होती है? ग्लोबलाइजेशन, एंटी ब्यूरोक्रेटिक, रोल बैक ऑफ स्टेट, स्टेट का रोल कम होना चाहिए। बिजनेस लाइक अप्रोच गवर्नमेंट अपनानी शुरू करे। पब्लिक जो प्रॉपर्टीज है उसको डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए, कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए चीज़ों का। ट्रेडिशनल वे जो गवर्नेंस का था, वो अब कलेक्टिव वे बन चुका था। कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस आ चुकी थी, चीज़ें बदली जा चुकी थी। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे पावर सेक्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब पावर सेक्टर मतलब बिजली विभाग, बिजली विभाग, बीवी जो 1990 से पहले जो सरकार थी वही जनरेट कर रही थी बिजली को, वही ट्रांसमिट भी वही कर रही थी और डिस्ट्रीब्यूट भी वही कर रही थी। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जा रही थी, क्योंकि जनरेट भी उसी ने करना है, बनानी भी बिजली उसी ने, ट्रांसमिट भी उसी ने करनी है, डिस्ट्रीब्यूट भी उसी ने करनी है। ठीक है ना। अब यही 1990s के बाद जनरेशन कि प्राइवेट जो एजेंसीज है ना, वो भी जनरेट कर सकती हैं बिजली को। अपना खुद का है वो बना लो, डैम बनाओ, या चक्की, वो जो पवन चक्की जैसे बोलते हैं, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं। उज्ज्वल योजना या किसान संपदा, उसमें सब में लगाया जाता है ना कि जितना आपको यूज़ हो रहा है उतना आप बिजली यूज़ कर लीजिए, बाकी ग्रिड को वापस भेज दीजिए। तो यही प्राइवेटाइजेशन हो गया जनरेशन का, कि पावर जनरेट कोई भी कर सकता है। पर ट्रांसमिशन आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है। ये तो नहीं है ना कि बिजली का खंभा भी हमने ही लगा दिया कि नहीं मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने पड़ोसी को भी मैं भेजूंगा। ऐसा नहीं हो रहा ना कि पड़ोसी को मैं भेज देता हूँ, अपना मीटर लगाऊंगा, मैं खुद पैसा ले लूँगा। नहीं, ट्रांसमिट अभी भी गवर्नमेंट कर रही है, पर जनरेशन प्राइवेटाइज हो गया है और डिस्ट्रीब्यूशन वो भी प्राइवेटाइज हो गया। अडानी अंबानी कर रहे हैं ना। हाँ, नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, पर हाँ। तो इन्हीं सब चीज़ें जब ये प्राइवेटाइज हो गई, इसका एक फ़ायदा भी हुआ, बेटर सर्विसेज मिलने लग गई हमें। और यहीं जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो पावर डेलीगेट हो गई। डेलीगेट हो गई मतलब गवर्नमेंट से जाके पावर प्राइवेट, खुद लोगों के, मार्केट के हाथ में आ गई पावर। तो यही सब बातें ड्यूरिंग दिस पैराडाइम की जा रही थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लोकस एंड फोकस का। लोकस एंड फोकस, कि सब्जेक्ट का लोकस क्या है और फोकस क्या है। लोकस को आप ऐसे समझिए कि इंस्टीट्यूशन वेयर, कि जो सब्जेक्ट है उसका इंस्टीट्यूशन कहाँ है। और फोकस में हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी व्हाट, कि सब्जेक्ट पढ़ाएगा क्या, सब्जेक्ट के अंदर बातें किस चीज़ के बारे में हो रही हैं। और लोकस में कि इंस्टीट्यूशनल, वो सब्जेक्ट सिचुएटेड कहाँ है। अब इंस्टीट्यूशनल वेयर में अगर बातें हो कि सब्जेक्ट जो है वो किस ब्रांच के अंडर आ रहा है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट टीचिंग्स क्या देगा,
कि पढ़ाएगा क्या, उसमें थ्योरीज क्या होंगी। तो वेट, इसको लिख भी देता हूं मैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएटेड वेयर, ठीक है। इसमें वेयर की बातें होती हैं, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज, बट ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज क्या है, इसमें थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच के बारे में बात होती है। फोकस का यही मतलब है कि थ्योरी बिल्डिंग क्या है, और लोकस का मतलब कि वो एज अ इंस्टीट्यूशन कहाँ सिचुएटेड है, क्या वो लेजिस्लेटिव के अंडर है, एग्जीक्यूटिव के अंडर है, या जुडिशरी के अंडर है। पता है हमें एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है। तो अब डिफरेंट पैराडाइम्स में इसके लोकस और फोकस को देखते हैं, जैसे पैराडाइम 1, पैराडाइम 2, 3, 4, 5, 6। अब ड्यूरिंग पैराडाइम 1 लोकस है, हमें पता है कहाँ सिचुएटेड है, अंडर एग्जीक्यूटिव सिचुएटेड है, बट फोकस नहीं है, नो फोकस। क्यों? क्योंकि थ्योरीज, मैंने बताया ना फोकस क्या है, थ्योरी। इस टाइम तक तो कोई थ्योरी बिल्ड हो ही नहीं रही थी ना, वो मैंने बताया था ऊपर, अगर आपको याद हो। कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, यहीं प्रिंसिपल आए थे थ्योरीज का निर्माण ड्यूरिंग सेकंड पैराडाइम शुरू हुआ था। फर्स्ट पैराडाइम में तो कोई थ्योरी ही नहीं थी ना अभी तक हमारे पास, अभी तक तो सिर्फ एक बुक ही आई थी, वो भी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे। थ्योरी तो ड्यूरिंग सेकंड पैराडाइम शुरू हुई थी, इसीलिए ड्यूरिंग फर्स्ट पैराडाइम कोई फोकस नहीं है हमारे पास, हमें ये नहीं पता है थ्योरीज क्या क्या है। और सेकंड पैराडाइम में लोकस गायब हो जाता है, फोकस आ जाता है, थ्योरीज बननी शुरू हो जाती हैं, पर ये नहीं पता होता है कि अब वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो लोकस गायब हो जाता है, लोकस नहीं है ड्यूरिंग सेकंड पैराडाइम। समझ आया? और थर्ड पैराडाइम, इसमें लोकस तो आ जाता है, हमें पता है कि वो सिचुएटेड कहाँ है, वही वापस बात होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर, बट फोकस वापस गायब हो जाता है। क्यों? एरा ऑफ क्राइसिस, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, जो पुराने पैराडाइम्स को चैलेंज कर दिया जाता है। अब उसमें पता ही नहीं हमें पढ़ाना क्या है, क्योंकि पुराने पैराडाइम ऑलरेडी चैलेंज हो चुके हैं, तो ये नहीं पता है हमें, तो एरा ऑफ क्राइसिस आ गया था, तो फोकस गायब हो गया सब्जेक्ट का। वापस फोर्थ पैराडाइम, लोकस नहीं है, फोकस है। क्यों? क्योंकि केस स्टडीज आ जाती हैं, मैंने बताया था ना, केस स्टडीज याद है कहाँ से आई? मैनेजमेंट साइंस से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट साइंस। तो हमें पता है मैनेजमेंट साइंस की बात करनी है हमें सब्जेक्ट में, या उसे पॉलिटिकल साइंस, जो मर्जी कह लीजिए, हमें पता है बात क्या होनी है सब्जेक्ट के बारे में, फोकस क्या है सब्जेक्ट का, फोकस क्लियर हो जाता है, पर लोकस गायब हो जाता है वापस, कि वो पब्लिक पॉलिटिकल साइंस के अंडर है या मैनेजमेंट साइंस के अंडर है, प्राइवेटाइज है या नहीं है, वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, वो नहीं पता होता। अब पैराडाइम फिफ्थ के अंदर, क्योंकि बात हो चुकी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ हमारे पास लोकस भी है, पता भी है कहाँ सिचुएटेड है, और फोकस भी है, हमारे पास थ्योरी भी है, हमें ये भी पता है पढ़ाना क्या है, तो इसमें लोकस और फोकस दोनों प्रेजेंट हो जाते हैं। पर पैराडाइम 6 ग्लोबलाइजेशन की जब बात आती है, तो लोकस तो गायब हो जाता है, लोकस नहीं है अब हमारे पास, फोकस प्रेजेंट है। लोकस क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टी फोकाई अप्रोच हो जाती है, मैंने बताया था ना थोड़ा टाइम पहले कि मल्टी फोकाई अप्रोच हो गई। क्यों? क्योंकि एनपीएम से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, नियो राइट फिलोसफीज भी आ रही हैं, पब्लिक चॉइस अप्रोच भी आ रही है, डिफरेंट चीज़ें बात हो रही है, तो हमें पता ही नहीं है लोकस कहाँ है, कि वो प्राइवेटाइज के अंदर है या गवर्नमेंट के अंदर है, तो लोकस उसका गायब हो गया। इंस्टीट्यूशन, वो एज अ इंस्टीट्यूशन क्या है वो नहीं पता है, पर एज अ फोकस कि उसके अंदर पढ़ाना क्या है, तो वो हमें पता है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास थ्योरीज भी हैं, आज के टाइम पे देख लो ना, बुक्स हैं, सब है, और आज के टाइम पे भी यही बात है कि लोकस नहीं क्लियर है। क्यों नहीं क्लियर है? कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो नॉन गवर्नमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होती है। कैसे? ब्यूरोक्रेसी एज इसको ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, एनजीओस या मीडिया या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से भी इन्फ्लुएंस होती है, इन सब के प्रेशर ग्रुप्स में भी अंडर आके भी काम करती है,
तो एज अ लोकस ये तो नहीं है ना कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव के अंदर है, जुडिशरी भी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल देती, ऑर्डर देती है, लेजिस्लेटिव भी कभी कभार एज अ ऑर्डर लेजिस्लेटिव की तो पार्लियामेंट के थ्रू आता है। तो अभी इसके टाइम पे इसका लोकस क्लियर नहीं है, ठीक है। यही लोकस और फोकस में बात थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब देख लेते हैं करंट स्टेटस, सब्जेक्ट का करंट में स्टेटस क्या है। यार पानी पी लूँ, 1 मिनट का आप भी ब्रेक ले लीजिए, बोलते बोलते गला दुखने लग जाता है। पानी पीते रहा करो, हाइड्रेटेड रखना खुद को बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग का कारक होता है, स्वामी विवेकानंद। नहीं। तो अब करंट स्टेटस में क्वेश्चन राइज होते हैं हमारे पास कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, क्या उसकी रिकॉग्नाइजेशन में कहीं लैक हो रहा है, क्या वो एम्पेरिकल है या नॉर्मेटिव है। ऐसे डिफरेंट जो हैं दिमाग में क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब आते हैं ड्यूरिंग करंट स्टेटस में। तो सीधी सीधी बात देखते हैं कि करंट स्टेटस जो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरीज तो हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरीज हैं, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज नहीं है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरीज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी नहीं है। इसको ऐसे बोलते हैं, देयर आर थ्योरीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट देयर इज नो थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑल आर बोरोड फ्रॉम समवेयर एल्स और अदर डिसिप्लिन। मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो थ्योरीज है ना, वो कोई पॉलिटिकल साइंस से उठा के लाई गई है, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से उठा के लाई गई है, कोई कहीं से कोई कहीं से। इसका तो कोई सेपरेट स्कॉलर भी नहीं था शुरू में, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो स्कॉलर थे, या साइकोलॉजी को बोल लीजिए या फिलोसफी, इसमें जो स्कॉलर्स थे वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आके थ्योरीज बना देते थे। बट हाँ, कुछ थ्योरीज कह सकते हैं हम जो खुद स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, जैसे आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर देते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन, या सीपीए या एनपीए या गुड गवर्नेंस। बस ये कुछ ही गिने चुने अटेम्प्ट्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेसिफिकली हुए हैं। बाकी कोई थ्योरी ऐसी नहीं है जो स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बनी हो। वो कुछ पॉलिटिकल साइंस के लिए बनी है, कुछ किसी और के लिए बनी है, उनको उठा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा दिया जाता है। बट अब सोचने वाली बात ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा कोई और सब्जेक्ट नहीं है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से डील कर रहा हो गवर्नमेंट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो स्कॉलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं कि ऐसा कोई और डिसिप्लिन नहीं है जो एक्शन पार्ट या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से डील करता हो। और जो सोसाइटी जो है वो इवोल्व होती जाती है विद टाइम, तो एक ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स कोई आप क्राइटेरिया नहीं रख सकते कि अच्छा ये थ्योरीज हैं। थ्योरीज क्यों? क्योंकि डेवलप होती रहेंगी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से आई हैं चाहे किसी और सब्जेक्ट से आई हैं, पर एज अ थ्योरी तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई जा रही है। जैसे हम इसमें बोलते हैं ना, कुछ पैरामीटर्स लोग उठा के ले आते हैं कि ये पैरामीटर्स हैं, आप इन पे जज कर लीजिए कि सब्जेक्ट है या नहीं। पहली की ओरिजिनलिटी, कि सब्जेक्ट ओरिजिनल है। अब हमें पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनल नहीं है अपने आप में। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से ये सब्जेक्ट आता है। और क्या इसका सब्जेक्ट जो मैटर है वो डिफाइंड है? तो आपको सीधी बात पता होगी, डी वोल्डो क्या कहा था उन्होंने? यू कांट डिफाइन इट। तो आप सब्जेक्ट को डिफाइन तो कर नहीं सकते, तो क्लियर कोई सब्जेक्ट मेथड तो है ही नहीं। सब्जेक्ट में मैटर तो कोई है ही नहीं कि डिफाइन सब्जेक्ट मैटर हो कुछ। तीसरा, मेथड्स, क्या इसके पास अपने कुछ मेथड है? वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बोरो किए हुए हैं, बोरोड डिफरेंट डिसिप्लिन से। अब थ्योरी तो मैंने अभी बता ही दिया, खुद की कोई थ्योरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से कुछ थ्योरीज आती हैं, कुछ फिलोसफी से आती हैं, कुछ डिफरेंट डिसिप्लिन से आती हैं। अब अगर आप इन पैरामीटर को रख के देखोगे तो हमारे पास तो हमारा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। पर वही बात
कि यही है ना जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से डील कर रहा है। कोई और सब्जेक्ट है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से डील कर रहा हो, जो एक्शन साइड ऑफ गवर्नमेंट को दिखा रहा हो? ऑब्वियसली नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों को लेके जज करोगे तो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। पर हाँ, स्कॉलर ये भी कहते हैं कि एक्शन पार्ट से डील करने के लिए कोई और डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है। तो बस यही है कि नहीं, अब जब आपसे पूछेंगे करंट स्टेटस में क्या है, तो यही चीज़ें आपको बतानी है। क्या कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरीज हैं, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई थ्योरी नहीं है। हाँ, ये ड्रॉबैक भी हो सकता है, ये नेगेटिविटी जरूर है हमारे डिसिप्लिन की, पर एज अ एंड जाते जाते ना, आप शुरू में तो ये सब चीज़ें लिख दीजिएगा जो जो नेगेटिव चीज़ है, कि सब्जेक्ट में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, अपने मेथड नहीं है, खुद की थ्योरीज नहीं है, ब्ला 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 एक्स वाई जेड। पर एंड आते आते आपको ये भी बताना है कि कोई और सब्जेक्ट नहीं है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से डील कर रहा हो। ठीक है, यही सब्जेक्ट का करंट स्टेटस है। तो अब जैसे कि आपने सुना है वो जस्टिन टिम्बरलेक की एक स्टेटमेंट है, बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, थिंग्स डोंट लाई इन ब्लैक एंड वाइट, लाइफ इज़ अ ग्रे एरिया। ठीक है ना, तो वही सब्जेक्ट के साथ है। अगर आप सिर्फ ये देखोगे कि ओरिजिनलिटी है या सब्जेक्ट मैटर्स हैं या आपने कुछ मेथड है, आपने कुछ थ्योरीज हैं, अगर इन्हीं सब चीज़ों पे उसे जज करोगे तो वो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, पर लाइफ जो है वो एक ग्रे एरिया में डील करती है। पढ़ाने के लिए कुछ तो है, अपनी बुक्स तो है, तो सब्जेक्ट तो है ना। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वो एक एम्पेरिकल रिकॉग्निशन जरूर लैक करता है, बट ओवर टाइम, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये स्टेटमेंट आप एंड में यूज़ कर सकते हैं, मे बी इट लैक्स, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स एम्पेरिकल रिकॉग्निशन, बट over time its significance have increased। तो नो डाउट कि करंट स्टेटस इस सब्जेक्ट का है, कि ये सब्जेक्ट है। हाँ ठीक है, एंड को कंक्लूड आप इस स्टेटमेंट से कर दीजिएगा, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत करते हैं। कल बात करेंगे हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसमें पढ़ेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कंटेक्स उसके एमरजेंस का, मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे जिसमें 5 गोल्स, 3 एंटी गोल्स, 4 स्ट्रेटजीज, इम्पैक्ट और उसके रेलेवेंस वीकनेसेस के बारे में, उन तीनों कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में डिफरेंस क्या है और वो लेगेसी क्या छोड़ के जाता है। कल इन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए